एक रात के अंधेरे में कब्र से अचानक गायब हो गया एक मृत शरीर। क्या मौत के बाद भी इस दुनिया में शांति नहीं है? ये कहानी है एक रहस्यमयी मौत की, लापता मृत शरीर की और एक खौफनाक हत्यारे की, जो कब्र से मृत शरीर निकलकर कुछ ऐसा करता था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। आखिर क्या है इस डरावने राज का सच? चलो जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के शाहपुर गांव के एक सुन्नी कब्रिस्तान में। सबीर अपनी मृत पत्नी रुखसार के शव को गांव वाले के साथ दफनाने के लिए लाता है। उसी समय रुखसार के माता पिता रहमत अली और कुलसुम बस से हड़बड़ाते हुए उतरते हैं। वे अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन जब वे रुखसार के ससुराल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रुखसार को पहले ही कब्रिस्तान ले जाया जा चुका है। ये सुनते ही दोनों गम में डूब जाते हैं। दुख और गुस्से में रहमत अली ने रुखसार की सास मुमताज से सवाल किया कि उन्हें इतनी जल्दी दफनाने की क्या जरूरत थी। इस पर मुमताज गुस्से में जवाब देती है, अगर देखना ही है तो कब्रिस्तान चली जाओ। रहमत और कुलसुम बिना समय गवाए कब्रिस्तान की ओर भागते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तब तक रुखसार को दफना दिया गया था। जब रुखसार को कब्र में दफनाया जा रहा था तभी एक अजनबी युवक छिपकर ये सब देख रहा था। इसी बीच कब्रिस्तान पहुंचकर रहमत अली ने गुस्से से सबीर से पूछा, तूने रुखसार को क्यों मारा? इतनी जल्दी दफनाने की क्या जरूरत थी? हमें तो उसकी मरी हुई शक्ल तक नहीं देखने दी। सबीर ने सफाई देते हुए कहा, मैंने रुखसार को नहीं मारा, वो बीमार की वजह से मर गई थी और इतनी गर्मी में शव ज्यादा देर रखना सही नहीं था, इसीलिए उसे जल्द ही दफना दिया गया। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ था या फिर इस दफन के पीछे छिपा था कोई बड़ा राज? ये सुनकर रुखसार की मां गुस्से में बोल उठी, मेरी बेटी इतनी बीमार नहीं थी कि इतनी जल्दी मर जाए। हम इस मामले की तह तक जाएंगे पर सबीर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बेटी की कब्र के पास बैठकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ गम ही नहीं बल्कि संदेह भी था। आखिर उनकी लड़की रुखसार के साथ हुआ क्या था? रात के अंधेरे में कोई कब्रिस्तान में आया, धीरे धीरे मिट्टी हटाई और कब्र से कुछ निकलकर गायब हो गया। अगली सुबह जब रहमत अली, मौलवी साहब और कुछ लोगों के साथ कब्र पर जियारत के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिट्टी कुछ अजीब लग रही थी, जैसे किसी ने यहाँ खुदाई की हो। संदेह बढ़ गया। जल्दी से कब्र खोदने वाला महबूब को बुलाया गया और कब्र खोदने को कहा गया। पर जैसे ही कब्र खोली गई सबके होश उड़ गए। रुखसार की लाश गायब थी। रहमत अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देर किए वो सीधे अलीपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और बेटी की लाश गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई। रहमत अली ने बताया कि उसे शुरू से ही शक था कि रुखसार की मौत के पीछे उसकी सास मुमताज और पति साबिर का हाथ है। लेकिन सवाल ये था, क्या उन्होंने रुखसार को मारा भी था? और अगर हाँ तो फिर लाश क्यों गायब कर दी? या फिर ये किसी और का काम था? रहमत अली फूट फूट कर रोने लगा और पुलिस से गुहार लगाई, मेरी बेटी की लाश ढूंढ कर दो। सारी बात सुनकर पुलिस सुन्नी कब्रिस्तान पहुंचती है और कब्र के आसपास अच्छी तरह से जांच करता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये काम किसी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि लाश निकलने के बाद कब्र को फिर से अच्छे से ढक दिया गया था। अब पुलिस रुखसार की मौत वाकई बीमारी से हुई या नहीं पता लगाने के लिए उसके ससुराल में तलाशी लेती है। वहाँ पुलिस सबीर और मुमताज से रुखसार की मौत के बारे में पूछताछ करती है। सबीर बताता है कि उसकी और रुखसार की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से रुखसार डिप्रेशन में चली गई थी। उसका इलाज शहर की मशहूर डॉक्टर जनरल फिजिशियन सुनीता नारायण के पास चल रहा था, लेकिन रुखसार डिप्रेशन से उबर नहीं पाई और धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब पुलिस रुखसार की लाश गायब होने की बात बताती है तो माँ बेटा दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सबीर पुलिस को रुखसार का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसमें मौत का कारण स्वाभाविक मृत्यु लिखा था। इसी दौरान पुलिस को वहाँ नींद की दवाई भी मिलती है जो रुखसार डिप्रेशन की वजह से लेती थी। इसके बाद पुलिस डॉक्टर सुनीता के पास जाती है और पूछताछ शुरू करती है। डॉक्टर सुनीता बताती है वही रुखसार को नींद की दवा दी थी, क्योंकि डिप्रेशन के मरीजों के लिए ये बहुत जरूरी होता है। साथ ही उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। जब पुलिस उन्हें रुखसार की लाश गायब होने की बात बताती है तो डॉक्टर सुनीता कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस को शक होता है कि सबीर और उसकी मां मुमताज के साथ डॉक्टर सुनीता भी इसमें शामिल हो सकती है।
इसीलिए वो तीनों के कॉल डिटेल्स की जांच करते हैं। हालांकि इसमें कोई खास सबूत नहीं मिलता। अब पुलिस को लगने लगा है कि शायद सबीर और उसकी मां का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि संभावना यह है कि रुखसर का कोई प्रेमी या दुश्मन इस मामले में शामिल हो सकता है। इस बारे में पुलिस रहमत अली से पूछताछ करती है। रहमत अली बताता है कि 3 साल पहले रुखसर का एक लड़के फैजल के साथ रिश्ता था। फैजल रुखसर से शादी करना चाहता था, शादी का प्रस्ताव भी लेकर आया था, लेकिन वो एक ब्याज पर पैसे देने वाले का बेटा था, इसलिए रहमत अली ने उसकी शादी वहाँ नहीं कराई। इसके बाद जब रुखसर की शादी सबीर से हो गई तो फैजल कहीं गायब हो गया और फिर कभी नजर नहीं आया। लेकिन उस दिन जब सभी लोग रुखसर को दफना कर चले गए थे, तब रहमत अली ने फैजल को रुखसर की कब्र पर रोते हुए देखा। फैजल ने तब कहा था, रुखसर अब मिट्टी में मिल गई है, अब कोई भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये सब सुनकर पुलिस को शक होता है कि फैजल ने ही रुखसर की लाश को गायब की है। रहमत अली के बताए हुलिया के आधार पर पुलिस फैजल का एक स्केच बनवाती है। फिर पुलिस रुखसर के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और पता चलता है कि फैजल पिछले 3 साल से शाहपुर इलाके में किराए के एक घर में रह रहा था, लेकिन 3 दिन पहले वो अपने मकान मालिक को कुछ बताए बिना अचानक कहीं चला गया। दूसरी ओर शाहपुर में मजीद को उसकी 2 बेटियों नसीम और जरीन के साथ देखा जाता है। नसीम और जरीन कॉलेज में पढ़ती थी और स्कूटी से कॉलेज जाती थी। 6 मार्च 2026 को जकीर अपने बेटे इरफान का रिश्ता मजीद की बड़ी बेटी के लिए लेकर आया, लेकिन मजीद ने ये रिश्ता ठुकरा दिया। तब इरफान इस बात पर बहस करने लगा। ये देखकर नसीम गुस्से में आ गई और इरफान को थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बाप बेटा दोनों चाय की दुकान पर बैठकर इस अपमान का बदला लेने की योजना बनाते हैं। कुछ ही देर बाद नसीम और जरीन का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस को खबर मिलते ही वो एक घटनास्थल पहुंचती है और देखती है कि नसीम की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि जरीन घायल और बेहोश पड़ी है। पुलिस तुरंत जरीन को सिटी अस्पताल में भर्ती करवाती है और उसके परिवार को खबर देती है। उस रात नसीम के मृत शरीर को शाहपुर के मदानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तभी किसी को छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पाया गया। फिर आधी रात को वही लाश चोर आता है और कब्र खोदकर नसीम के मृत शरीर को निकल कर ले जाता है। अगले दिन मजीद मौलवी साहब और कुछ लोग नसीम की कब्र पर जियारत के लिए आता है। वहां पहुंचकर देखता है कि कब्र खोदी गई है। फौरन वो कब्रिस्तान कर्मचारी इलियास को बुलाकर कब्र ठीक से खुदवाता है और पता चलता है कि नसीम का शव वहां नहीं है। मजीद तुरंत पुलिस को खबर देता है और कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस जब इलियास से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वो अपनी पत्नी बिल्किस के साथ कब्रिस्तान के पास ही एक घर में रहता है। रात 12 बजे तक वो पहरा दे रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उसे नहीं पता। पुलिस आसपास तलाश करती है और एक खून से सना हुआ पत्थर पाती है। ये देखकर पुलिस को शक होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। वे पत्थर को फोरेंसिक लैब भेज देते हैं और केस से जुड़ी सभी लोगों के खून के नमूने इकट्ठा करते हैं। इसके बाद जब फैजल वापस लौटता है तो पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है। वहां उसे 2-4 थप्पड़ लगाकर रुखसर की लाश गायब होने के बारे में पूछताछ शुरू करती है। फैजल बताता है कि उस दिन वो कब्रिस्तान गया था रुखसर को आखिरी बार देखने के लिए, तभी रहमत अली ने उसे वहां देख लिया था। फैजल आगे कहता है कि वो और रुखसर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रहमत अली ने रुखसर की शादी सबीर से करवा दी। रुखसर के बिना रहना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो शाहपुर गांव चला आया। रुखसर की सास मुमताज ने सिर्फ बच्चा ना होने की वजह से उसका जीना हराम कर दिया था। इस दुख में रुखसर बीमार पड़ गई। रुखसर की तकलीफ देखकर एक दिन फैजल उससे मिलने गया, लेकिन तभी सबीर ने उसे देख लिया। उसके बाद से सबीर ने रुखसर की जिंदगी नर्क बना दी। फैजल कहता है कि वो सच में रुखसर से प्यार करता था, लेकिन कभी उसका घर तोड़ना नहीं चाहता था और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। पुलिस फैजल को नसीम और जरीन की तस्वीरें दिखाती है, लेकिन फैजल कहता है कि वो उन्हें नहीं जानता। पूछताछ के बाद पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन गांव छोड़कर जाने से मना करती है। इसके बाद नासिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें बताया गया था कि सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मारकर गिराया गया था। यह हादसा था या हत्या, ये सिर्फ जरीन ही बता सकती थी।
इसलिए पुलिस उसके होश में आने का इंतजार करने लगी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि जरीन की हालत बहुत गंभीर है। इसके साथ ही पुलिस मजीद से पूछताछ करती है कि क्या उसकी बेटियों की किसी से दुश्मनी थी। तब मजीद पुलिस को जाकिर और उसके बेटे इरफान से शादी के प्रस्ताव वाली पूरी घटना बताता है। ये सब सुनकर पुलिस जाकिर और इरफान को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू करती है। इरफान बताता है कि उस दिन उन्होंने गुस्से में बुरे बातें कही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब पुलिस को इलियास पर शक होता है, इसलिए वो उसे थाने लाकर पूछताछ करते। इलियास बताता है कि उसका अपनी पत्नी बिल्किस से जुआ खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने बिल्किस को मारा और वो नाराज होकर मायके चली गई। पुलिस बिल्किस को भी थाने बुलाकर पूछताछ करती है। वो भी यही बात दोहराती है और बताती है कि उसके माथे की जो चोट है उसकी पति ने ही दी है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वे उसका ब्लड सैंपल लेती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि बिल्किस का खून पत्थर पर लगे खून से मैच कर गया है। तब बिल्किस पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद जरीन अपनी आखिरी सांस ले लेती है। अपनी दोनों बेटियों को एक साथ खोकर जरीन के माता पिता दुख में फूट फूट कर रोने लगते हैं। मजीद जब जरीन के शव को दूसरे गांव में दफनाने के लिए ले जाना चाहता है तो मौलाना साहब के साथ उसकी बहस हो जाती है, जो बाद में हंगामे में बदल जाती है। ठीक उसी समय पुलिस जाकर बताती है कि लाश चोरी करने वाला अपराधी पकड़ा जा चुका है, इसलिए बिना डर के जरीन को इसी गांव में दफनाया जा सकता है। पुलिस की बात सुनकर मजीद जरीन की कब्र शाहपुर में ही बना देता है, लेकिन देर रात वही लाश चुराने वाला अपराधी आता है और कब्र खोदने लगता है। ठीक उसी वक्त चारों ओर से पुलिस जाकर उसे पकड़ लेती है। पता चलता है कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि इलियास का भाई इम्तियाज है। इम्तियाज पुलिस को बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो बस कब्र ठीक करने आया था। तब पुलिस कहती है कि उसकी भाभी बिल्किस ने सब सच कबूल कर लिया। बिल्किस ने बताया कि उस रात जब इम्तियाज नसीम की लाश कब्र से निकलकर ले जा रहा था, तब उसने और उसके पति इलियास ने ये सब देख लिया। जब उन्होंने इम्तियाज को रोकने की कोशिश की तो उसने पत्थर फेंककर बिल्किस को मारा और जान से मारने की धमकी देकर कहा इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। इसके बाद पुलिस इम्तियाज को थाने ले जाकर कड़ी पूछताछ करती है और मारपीट के बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इम्तियाज पुलिस को बताता है कि 1 साल पहले वो अपने भाई इलियास के साथ रहता था। हर रात अपने भाई और भाभी को शारीरिक संबंध बनाते देख उसके अंदर छुपा हुआ जानवर जग जाता था। अपनी घिनौनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसने गांव की एक लड़की महक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महक ने चिल्लाना शुरू किया तो इम्तियाज ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे वो दम घुटने से मर गई। ये देखकर वो डर कर वहां से भाग गया, लेकिन उसी रात वो कब्रिस्तान से महक की लाश निकलकर जंगल में ले गया और उसके साथ घिनौने अपराध किया। इसके बाद उसने ये गंदा काम बार बार किया और उसे इसमें मजा आने लगा। एक दिन उसकी भाभी बिल्किस ने उसे इस घिनौने काम करते हुए पकड़ लिया और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने एक चाय की दुकान खोल ली। जब भी कोई नई कम उम्र की लड़की को दफनाया जाता, वो दूर से उस पर नजर रखता था। इम्तियाज ने कबूल किया कि रुखसार, नासिम, महक और ना जाने कितनी और लड़कियों को लाश वो जंगल में ले गया और उनके साथ गलत काम किया। जब उसका मन भर जाता था तो वो उन लाशों को वही दफना देता। असल में इम्तियाज के लिए लाशों के साथ गंदा काम करना एक नशा बन चुका था। काफी दिनों से वो किसी नई लाश के साथ ऐसा नहीं कर पाया था, इसलिए उसने नसीम और जरीन को ट्रक से टक्कर मारकर मार डाला। उसने सोचा था कि शक जाकिर और इरफान पर जाएगा, क्योंकि उसने उस दिन उनकी बातचीत सुन ली थी। ये सब बताते हुए इम्तियाज अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करना। साथ ही अगर ऐसी सच्ची रहस्यमय कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।